संजय राउत शिवसेना के सांसद हैं और बड़े नेता हैं और चुनाव आयोग को लेकर के जो पूर्व अधिकारी थे राजीव कुमार, जो चुटकुले सुनाते थे, शायरी सुनाते थे और वो विपक्ष पे टोन कसते थे कि जब वो जीतते नहीं है तो चुनाव आयोग और ईवीएम पे ये आरोप लगा रहे हैं कि ये फ्रॉड है, ये बेईमानी कर रहे हैं, जबकि वो खुद हार रहे हैं। अब वो पता चल रहा है कि वो गायब है। एक ट्वीट करके डालते हैं कि राजीव कुमार पूर्व अधिकारी जो चुनाव आयोग के थे वो इस देश में है ही नहीं, या है तो कहाँ पे है, गायब है। ऐसे आरोप लग रहे हैं। आप सोच सकते हैं जो धनखड़ जी का इस्तीफा लिया गया था उपराष्ट्रपति जी का, अब वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। इससे पहले सत्यपाल मलिक किस तरीके से पहलगाम अटैक के बाद जिस तरीके से वहां पे पुलवामा हुआ और पहलगाम हुआ और उसके बाद उनकी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई थी, ये भी बहुत चिंता का विषय है। और इस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि जब उन्होंने इससे पहले शहीद हुए थे पुलवामा में और पहलगाम का जो अटैक हुआ था तो उस पर कई सवाल उठा रहे थे, मोदी जी पर उठा रहे थे, अमित शाह पे उठा रहे थे और उसकी तबियत बिगड़ती है और उनकी मौत हो जाती है, तो वो भी संदिग्ध माना जा रहा था। तो अब चुनाव आयोग को लेकर के चारों तरफ से विपक्ष पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी के बाद से तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाए हैं और वोट अधिकार यात्रा जो बिहार में शुरू हो रही है और पिछले दिनों हुई है, वहां पे तेजस्वी यादव ने भी कई ऐसे सवाल उठाए हैं कि चुनाव आयोग की जो कार्य शैली है वो संदिग्धता में नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि एक घर में कई कई वोटर नजर आ रहे हैं और जिनके जो 65 लाख वोटर का नाम लिया जा रहा है, जो 65 लाख वोटर का नाम कटा है, उनकी लिस्ट जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि उनकी लिस्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। तो चुनाव आयोग के वकील ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनकी लिस्ट जारी करना सुरक्षित नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट के जज जब जोर डाल के कहते हैं कि आपको वो लिस्ट जारी करना पड़ेगा, तब जाकर के ऐसे शक्ल में योगेंद्र यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे शक्ल में ऐसे पीडीएफ बना के डाली जा रही है जो लोगों को समझ में ही नहीं आती कि ये चुनाव आयोग क्या डाल रहा है। तो इस तरीके से जब ब्राह्मण समाज को बचाने की बारी आ रही है, हालांकि अभी सत्ता में वही लोग बैठे हुए हैं, आरएसएस के लोग ही बैठे हुए हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री लाल किले पे उनकी जो बातें कर रही थी आरएसएस के और उनके संगठन के बारे में कि 100 साल पहले जो बनी थी संगठन और वो सामाजिक सेवा कर रही है और बीजेपी राजनीति कर रही है, तो कुछ इस तरीके से। तो जब इसका भी एक अलग ही रोल है जो उनके बीजेपी ने एक रूल बनाई थी नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में कि जो 75 साल के हो जाएंगे उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी को साइडलाइन किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी को साइड किया गया, अब 75 साल के नरेंद्र मोदी भी हो रहे हैं, तो कुछ ऐसी खटपट सुनने को मिल रही है कि नरेंद्र मोदी जी को भी साइड करने के लिए आरएसएस प्रयास कर रही है। क्योंकि अब जो वोट बैंक जो जिस तरीके से घसकता हुआ नजर आ रहा है और जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनके पति ने तो यहाँ तक की आरोप लगा दिया कि 79 सीटों पे वोट चोरी करके बीजेपी सत्ता में आई है। अगर वो वोट चोरी ना होती तो शायद कांग्रेस इस बार सत्ता में होती। कुछ इस तरीके के आरोप वित्त मंत्री के पति ने जब ये आरोप लगा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि इसमें सच्चाई तो होगी ही, क्योंकि वो वित्त मंत्री के पति हैं। निर्मला सीतारमण कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वो बहुत बड़ी नेता है, बीजेपी के नेता है। तो इस तरीके से धांधली हो रही है और अब चुनाव आयोग बिल्कुल संदिग्धता में आ गई है। वो जवाब देते हुए भी नहीं बन पा रही है और न ही वो स्पष्टीकरण देना चाहती है, क्योंकि वो ब्राह्मणों के जो वर्चस्व का जो अभी वो लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं तो उनको बचाना है। अब किसी तरह अब ये पॉलिटिक्स कांग्रेस अच्छे तरीके से समझ है कि अगर ब्राह्मण समाज को लेकर के चलेंगे तो हम सत्ता में तो क्या विपक्ष में 10 सीट चुनवा के नहीं ला सकते हैं। अब वो SC/ST OBC के मुद्दों पे अब वो काम कर रहे हैं, SC/ST OBC के मुद्दे को लेकर वो चल रही है, पर उनसे ये सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि उनका जो पिछला रिकॉर्ड है वो बिल्कुल सही नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के समय से लेकर के उनको कानून मंत्री से इस्तीफा देना पड़ा और न जाने किस तरीके से उन्होंने संविधान का जो प्रारूप तैयार कर रहा था तो बाबा साहब अम्बेडकर को लिया नहीं गया था, उनकी मजबूरी थी कांग्रेस को, तब जाकर के कांग्रेस को उनको लाना पड़ा। क्योंकि वो जानते थे कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर अगर संविधान नहीं लिखते हैं तो उस टाइम वो ऐसे कोई लोग थे ही नहीं जो उस लायक थे कि वो संविधान को निर्माण कर सके। तो कांग्रेस भी अब जो बहुजन ट्रैक पे आ रही है, SC/ST OBC के ट्रैक पे आ रही है, उसकी मजबूरी है। इसलिए SC/ST OBC के लोगों को सावधान रहना पड़ेगा और जो SC/ST OBC के नेता हैं
उनको भी दबाव बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि बोलते नहीं है। अब देखिए ना बीएसपी का क्या हाल हो गया है, वो लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, ना बीजेपी के खिलाफ बोल रही है और ना कांग्रेस के साथ खिलाफ ही कुछ बोल रही है। तो इस तरीके की हालत बहुजन समाज के जो संगठन है उनकी हो चुकी है। वो चंदा लेकर के अपने पेट पालने का काम कर रहे हैं, इधर से भी समाज से भी ले रहे हैं, उधर से भी ले रहे हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं, बीएसपी ही नहीं, बहुत सारी पार्टियां हैं जो दोनों तरफ से चंदा लेकर के काम कर रही है। और बहुजन समाज जो कह रहे हैं SC ST OBC के लोगों को, तो फिर उनके लिए बोलते भी नहीं है, और ना ही वो बीजेपी के लिए बोल रहे हैं, ना ही कांग्रेस के लिए वो बोलते हुए नजर आती। तो दोनों तरफ चंदा लेकर के अपना पेट भरने का काम कर रही है। तो इसमें SC ST OBC समाज के लोगों को खुद सतर्क होना चाहिए और सोशल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। और आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दर्ज जरूर कीजिएगा।